हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, कितने पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, उन पैरामीटर्स की फिर हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ देखी हैं, जैसे कि बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट की वैल्यूज़, उनके स्टैंडर्ड एरर क्या हैं और OLS एस्टिमेशन के थ्रू हमने उनको कैसे कैलकुलेट किया है। दैट वाज फॉर द पार्ट 1। आज हमें करना है पार्ट 2 में जो आपके OLS एस्टिमेटर्स हैं, दैट इज़ बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो हमें करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS एस्टिमेटर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS एस्टिमेटर्स, ये हमें करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS एस्टिमेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर वाइवा ऑल्सो। सो OLS एस्टिमेटर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो 3 वेरिएबल रिग्रेशन लाइन है आपकी, 3 वेरिएबल रिग्रेशन लाइन, जिसमें कि आपके 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, y, x2, x3, 3 वेरिएबल रिग्रेशन लाइन जो है, इट पासेस थ्रू द मीन्स y बार, x2 बार एंड x3 बार। जो आपकी 3 वेरिएबल वाली रिग्रेशन लाइन है वो 3 वैल्यूज़ के थ्रू पास करेगी, y बार, x2 बार एंड x3 बार। ये आपको जो हमने फार्मूला देखा था बीटा 1 हैट का, उससे भी क्लियर है। बीटा 1 हैट का फार्मूला क्या था, y बार माइनस बीटा 2 हैट x2 बार माइनस बीटा 3 हैट x3 बार। सो आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो किसके थ्रू पास करेगी, y बार, x2 बार और x3 बार। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है, अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, हम डायग्रामेटिकली तो इसको कभी प्रेजेंट नहीं कर सकते, 3 वेरिएबल के लिए 3D वो बनानी पड़ेगी इमेज, तो दैट इज़ नॉट द बेसिकली एरिया ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। हमें यहाँ पे इमेज नहीं बनानी है, बस हमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है द मीन वैल्यू किसकी, ऑफ द एस्टिमेटेड y क्या है आपका, एस्टिमेटेड y होता है yi हैट। इसकी जो मीन वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ द एक्चुअल yi। इसका मतलब क्या है, हमने ये प्रॉपर्टी जब हमने 2 रिग्रेशन मॉडल किया था तब भी प्रूव की थी, बट यहाँ पे हम किसके पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। इसका मतलब है yi हैट के ऊपर बार वो इक्वल है किसके, yi बार के, ये हमें बोला गया है और ये हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, आपकी yi हैट की इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट x2i प्लस बीटा 3 हैट x3i होती है, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा 1 हैट की वैल्यू लिख लेंगे। बीटा 1 हैट की वैल्यू क्या है अभी बताइए मैंने, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यू विल गेट yi हैट इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा 2 हैट x2 बार माइनस बीटा 3 हैट x3 बार, और बाकी सारी इक्वेशन जो भी आपके बचा हुआ है वो एज इट इज़ लिख देंगे आप, ठीक है। बीटा 3 हैट कैपिटल x3i, राइट। अब क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, इसको ओपन करो, y बार यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस देखो ये बीटा 2 x2i और बीटा 2 x2 बार, इन दोनों में से मैं बीटा 2 हैट कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा, x2i माइनस x2 बार, राइट, प्लस बीटा 3 हैट, ये वैल्यू और ये वैल्यू में से मैं बीटा 3 हैट कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा, x3i माइनस x3 बार, ये बेटा डेविएशन आ गया, yi हैट इज इक्वल टू y बार प्लस बीटा 2 हैट, इसको मैं लिख सकती हूँ स्मॉल x2i और इसको क्या लिखूंगी, स्मॉल x3i। ये मेरी इक्वेशन आ गई, राइट। अब क्या करना है, अब
आप सम कर दो दोनों साइड को. व्हाट यू नीड टू डू, समिंग ओवर बोथ साइड, दोनों साइड सम कर देंगे, समिंग ओवर बोथ साइड एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय डिवाइड बोथ साइड बाय n से डिवाइड कर देंगे साथ साथ. तो देखो इधर क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड, समेशन वाई आई हैड डिवाइडेड बाय n, राइट. ये आ जाएगा आपका y बार समेशन y बार बाय n प्लस बीटा 2 हैट बाहर आ जाएगा समेशन x2i. ठीक है, देन यू विल गेट ये आ गया. यहाँ पे भी आपका n आ जाएगा अपॉन n. अब एक चीज़ पता है हमें, दिस इज समेशन x2i, समेशन यहाँ पे ये समेशन आ गया समेशन x3i. समेशन x2i जो है वो 0 होगा और समेशन x3i भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्यों, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है, ऑलवेज 0. ये हमने पहले भी प्रॉपर्टी यूज़ किया, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0. ये क्या है आपका xi माइनस x बार का समेशन ही तो है x2i का. तो ये क्या होता है, हमेशा मीन की प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमेशा 0 होता है. तो आपकी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू विल बी 0. ये दोनों, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है मीन का, फिर से याद दिला देती हूँ. कोई भी मीन का फार्मूला x बार समेशन x अपॉन n होता है ना. अब इस x की जगह समेशन y आई हैट अपॉन n है, तो ये क्या हो जाएगा y आई हैट का बार, और यहाँ पे समेशन y बार होता है आपका n y बार, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका y बार बचेगा. हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि मेरा y आई बार हैट इक्वल होता है y बार के. यहीं से हम डेविएशन फॉर्म भी निकाल लेंगे. किसकी, दो तरीके की इक्वेशन लेके चलते हैं ना हम, तो यहाँ पर डेविएशन फॉर्म भी निकाल सकते हैं हम. तो ये पिछली वाली इक्वेशन थी, उसी के थ्रू. पिछली वाली इक्वेशन क्या थी, y आई हैट इज इक्वल टू y बार प्लस, सम करने से पहले जो इक्वेशन थी वो लिख रही हूँ, x2i प्लस बीटा 3 हैट x3i. ये मेरी इक्वेशन है. इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y बार को इस साइड ले जाती हूँ, तो y आई हैट माइनस y बार, राइट, इज इक्वल टू बीटा 2 हैट x2i प्लस बीटा 3 हैट x3i. ये भी लोअर केस लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, y आई हैट आ गई मेरे पास फॉर्म. दिस इज़ द डेविएशन फॉर्म. डेविएशन फॉर्म क्यों है, यहाँ आपकी सारी वैल्यूज़ मीन से डेविएटेड है, स्मॉल है ना सारी, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं डेविएशन फॉर्म. ठीक है, इसी डेविएशन फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, वाई आई आपका दो तरीके से, वाई आई हैट जो ये स्मॉल वाई आई है, वाई आई हैट प्लस यू आई हैट के बराबर भी होता है, ये भी लिख सकते हो आप. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 2. अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है समेशन यू आई हैट इज इक्वल टू यू हैट का बार इज इक्वल टू 0. ये बड़ी इजी है. 7 आप क्या कर सकते हो, जो अभी आपने इक्वेशन लिखी थी ना, वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस यू आई हैट, ये है, दोनों साइड सम लगाओ. यही है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 0 के बराबर हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, अगर आप इसको दोनों साइड n ले लें, दोनों साइड डिवाइड कर दें n से, सो दिस विल बी y बार, ये y हैट बार प्लस समेशन यू आई हैट बार. ठीक है, क्लियर है. और ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर जाके 0 हो जाएगा, तो समेशन यू आई हैट बार क्या हो जाएगा, 0. इसको समेशन यू आई हैट भी सिर्फ लिखेंगे तो भी ये 0 ही रहेगा.
हेंस इट इज़ प्रूव कि आपका समेशन यू आई हैट क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेजिडुअल्स। जो आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है ओ एल एस एस्टिमेटर की, जो आपके रेजिडुअल्स हैं, द रेजिडुअल्स यू आई हैट दीज आर अनकोरिलेटेड। किसके साथ अनकोरिलेटेड है, ये अभी हमने अजम्पशन में भी पढ़ा था। दीज आर अनकोरिलेटेड विद x2i एंड x3i, इनके साथ ये अनकोरिलेटेड। इसका मतलब क्या है, समेशन यू आई हैट x2i और समेशन यू आई हैट x3i, इनकी मल्टीप्लाई हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें इसका डिटेल में, ये हमें सिर्फ असम्पशन या फिर प्रॉपर्टी में ही देखना है। नेक्स्ट है रेजिडुअल। जो आपके, अब ये आपके एक्सप्लेनेटरी के साथ भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी आपका रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो द रेजिडुअल्स यू आई हैट आर अनकोरिलेटेड। ये अनकोरिलेटेड होते हैं किसके साथ, वाई आई के साथ भी, याद रखना वाई आई हैट के साथ भी। तो समेशन यू आई हैट वाई आई हैट इज ऑल्सो 0। ये भी आपका डेविएशन वाली क्वेश्चन से इजीली प्रूव हो जाएगा, बट वी डोंट नीड टू प्रूव दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फ्रॉम द फॉर्मूलाज ऑफ बीटा 2 एंड वेरिएंस वाला जो फॉर्मूला हमने किया था, given the values of R23, जो R23 था आपका, कहाँ था R23, जो फॉर्मूला निकाला था ना वेरिएंस वाला, उसमें देखा था R23। वी कैन हैव दिस, मैं दिखा देती हूँ अगर होगा तो। हियर इट इज़, ये रहा ना R23, और इसकी वैल्यू भी देखी थी हमने, ये रही, ठीक है। सो ये वही वाला R23 है। गिवन द वैल्यू ऑफ R23 एंड समेशन x2i स्क्वायर या फिर समेशन x3i स्क्वायर, आपको पता है वेरिएंस जो होंगे OLS एस्टिमेटर्स के, वेरिएंस ऑफ OLS एस्टिमेटर्स, चाहे बीटा 1 हो, बीटा 2 हो, बीटा 3 हैट हो, तीनों के तीनों ही आपके क्या होंगे, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। ये हम फॉर्मूले से बहुत इजीली देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एज दैट इज दे इंक्रीज एज सिग्मा स्क्वायर इंक्रीजेज। जैसे जैसे सिग्मा स्क्वायर बढ़ेगा आपका वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा, अगर सिग्मा स्क्वायर बढ़ेगा तो वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट भी क्या होगा, बढ़ेगा। सेम गोज विद द बीटा 3 हैट। और एक चीज़ इसी में ही वी कैन ऑल्सो से, जो आपका वेरिएंस है आपके OLS एस्टिमेटर्स का, से इट बीटा 2 हैट, ये क्या होगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समेशन x2i स्क्वायर के। ये आपका डिनोमिनेटर में था बेसिकली टर्म, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी हमने, ये प्योरली आपकी कहाँ से आ रही है, फॉर्मूले से आ रही है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके OLS एस्टिमेटर की, दैट OLS एस्टिमेटर जो हैं आपके OLS एस्टिमेटर्स ऑफ द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट, दे आर लीनियर unbiased and they also have minimum variance in the class of all linear unbiased एस्टिमेटर्स। इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारे एस्टिमेटर्स हमारे क्या हैं, ब्लू हैं। ये हमने 2 वेरिएबल मॉडल में भी पढ़ा था। दीज आर ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, या फिर ये सारे के सारे क्या वो करते हैं, क्या सेटिस्फाई करते हैं, गॉस मार्कव थ्योरम। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, गॉस मार्कव थ्योरम के बारे में बहुत डिटेल में, और प्रूफ भी पढ़ चुके हैं इसके, गॉस मार्कव थ्योरम। आई थिंक प्रॉपर्टी सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है, हमने
अभी मैंने बिल्कुल आपको इन द स्टार्टिंग एक चीज़ समझाई थी, पूरा प्रोसेस कि हमने 2 वेरिएबल मॉडल में क्या क्या किया था। तो 2 वेरिएबल मॉडल में हमने एस्टिमेटर्स निकाले थे, अब तक हम ये पार्ट कर चुके हैं, एस्टिमेटर निकालने वाला, राइट। स्टैंडर्ड एरर निकालने वाला पार्ट कर चुके हैं। अब जो बचा है वो बचा है आर स्क्वायर। वहाँ पे आर स्क्वायर निकाला था जो कि ये बताता है एक्स में वेरिएशन आने की वजह से वाई में टोटल कितनी वेरिएशन आ रही है, दैट इज़ आर स्क्वायर। अब सेम चीज़ हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल रिग्रेशन में भी पढ़ेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन में आर स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। आर स्क्वायर को बेसिकली हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट। और मल्टीपल रिग्रेशन में इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं इसको, मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेकिन हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल आर स्क्वायर से। एक चीज़ याद रखना हमेशा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार आपसे आपके जो वाइवा के एग्जामिनर आएंगे वो भी पूछ सकते हैं, और आपसे ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये जो आपका स्मॉल आर स्क्वायर है और ये जो कैपिटल आर स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ही। जो ये स्मॉल वाला आर स्क्वायर है ये आपका यूज़ होता है 2 वेरिएबल मॉडल में, 2 वेरिएबल रिग्रेशन में, और जो ये है ये आपका यूज़ होता है मल्टीपल में। 3 नहीं बोलेंगे, मल्टीपल में, 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी मॉडल हो उसमें यूज़ होता है आपका कैपिटल वाला आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर को बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, वो पहले वाला जो आर स्क्वायर था उसको हमने क्या बोला था, दिस वाज गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन मॉडल। बेसिकली हमारा जो डेटा है वो आप लाइन को कितना फिट कर रहा है, या फिर दूसरे टर्म में इसको देखें तो ये बताता था इट गिव्स the proportion या फिर percentage of total variation in the dependent variable y explained by the explanatory variable, which is x, ठीक है, क्लियर। ये बताता है कि कितना परसेंटेज है, कितना प्रोपोर्शन टोटल वेरिएशन का इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इसका मतलब है y में जो चेंज आ रहा है वो x की वजह से कितना आ रहा है और बाकी वेरिएबल की वजह से कितना आ रहा है। बाकी तो हमारा ui में आ जाता है ना, x की वजह से कितना चेंज आ रहा है। सपोज करो आपका जो y है वो 100% चेंज हुआ, तो x की वजह से जो चेंज आया वो था 60%, बाकी बचा हुआ 40% वो किसी और रीजंस की वजह से था, राइट। तो ये हम बताते हैं आर स्क्वायर के थ्रू। 3 वेरिएबल मॉडल में आपका क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल मॉडल में हमारे पास y होता है, x2 होता है और x3 भी होता है, राइट। तो यहाँ पे ये बताया जाता है द क्वांटिटी गिव्स दिस इंफॉर्मेशन, जो कि आपको ये सेम इंफॉर्मेशन देगी। यहाँ पे इट इज़ आर स्क्वायर। मल्टीपल रिग्रेशन में आर स्क्वायर आपको सेम चीज़ बताएगा और ये बताएगा x2 और x3 मिल के कितना वेरिएशन लेके आ रहे हैं y में, दैट इज़ कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखते हैं किस तरीके से निकाली है हमने। आपके डेविएशन फॉर्म यूज़ की थी, अभी हमने डेविएशन फॉर्म अभी निकाली थी मैंने, एक क्वेश्चन में मैं दिखा देती हूँ। दिस आई एम यूजिंग दिस डेविएशन फॉर्म, वाई आई हैट वाली जो डेविएशन फॉर्म है इसको यूज़ कर रही हूँ मैं आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए। डेविएशन फॉर्म है हमारी वाई आई इज इक्वल टू बीटा 2 हैट x2i प्लस बीटा 3 हैट x3i प्लस ui हैट, ठीक है। इसी को हम लिख रहे हैं वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस ui हैट, क्लियर। अब हमें क्या करना है, लेट्स स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर, सपोज करो दिस स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स and summing over
द सैम्पल वैल्यूज़, समिंग ओवर द सैम्पल वैल्यूज़। क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर कर देंगे और सम कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर और सम कर रहे हैं। स्क्वायर करके मिला समेशन वाई आई स्क्वायर, इधर लेफ्ट साइड में, इधर क्या मिलेगा, समेशन वाई आई हैट स्क्वायर प्लस समेशन यू आई हैट स्क्वायर प्लस 2 समेशन वाई आई हैट यू आई हैट। अब देखो ये वाई आई हैट और यू आई हैट 0 के बराबर हो जाएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये रहा, तो वही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। योर वैल्यू विल बी वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई आई हैट स्क्वायर प्लस समेशन यू आई हैट स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समेशन यू आई हैट स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। अब ये समेशन यू आई हैट स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको अभी डिराइव कराई थी वैल्यू, डिराइव नहीं, मैंने आपको बताई थी कि एक वैल्यू जो हम यूज़ करने वाले हैं, आई विल शो यू दिस इज़ द वैल्यू, यू आई हैट की ये वैल्यू हम इक्वेशन में डालेंगे। सो एक बार इसको देख लो, दिस इज़ द वैल्यू जो हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में वाई आई स्क्वायर समेशन वाई आई हैट स्क्वायर, ये वाला लिख लिया। अब यू आई समेशन यू आई हैट स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस बीटा 2 हैट समेशन वाई आई एक्स 2i माइनस बीटा 3 हैट समेशन वाई आई एक्स 3i। ये आ गया मेरे पास वैल्यू। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, बेसिकली देखो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू इधर आके 0 हो जाएगी, ठीक है, आपके पास समेशन, ठीक, ये इधर चली जाएगी तो 0 हो जाएगी, ये बचेगा, ठीक है। समेशन वाई आई हैट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर ही रहेगा, ये पूरी वैल्यू लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा बीटा 2 हैट समेशन वाई आई एक्स 2i प्लस बीटा 3 हैट समेशन वाई आई एक्स 3i। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, और ये जो इक्वेशन आई है इसी को हम क्या कहते थे, ESS बोलते थे, आप लोगों को याद हो तो, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बोलते थे वाई आई हैट स्क्वायर की वैल्यू को। और आर स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, वही वाला है अभी भी, ESS अपॉन TSS यही होता था। सो इसके अकॉर्डिंग ESS की वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ESS, ये लिखेंगे इसकी जगह। ESS क्या है, बीटा 2 हैट समेशन वाई आई एक्स 2i प्लस बीटा 3 हैट समेशन वाई आई एक्स 3i और अपॉन में TSS क्या होता है आपका, समेशन वाई आई स्क्वायर होता है। ये आपके आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज़ इन केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। और यहाँ पे आपके आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। इफ़ इट इज़ 1 इसका मतलब 100% फिट कर रहा है मॉडल, 0 है तो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, राइट। एक और फार्मूला हम आर स्क्वायर का लिखेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं आगे, एंड दैट फार्मूला इज़ आर स्क्वायर इज़ 1 माइनस RSS अपॉन TSS होता है, राइट। तो इट मीन्स 1 माइनस RSS क्या होता है आपका, समेशन यू आई हैट का स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर। आपका यू आई हैट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मैं अभी दिखा देती हूँ, ये भी फॉर्मूला हमने लिखा था जब हमने सारे फॉर्मूले लिखे थे। ये देखो यू आई हैट का फॉर्मूला ये लिखा था, यू आई हैट सिग्मा हैट स्क्वायर का। यहाँ पे अगर मैं यू आई हैट स्क्वायर को ये लिख दूँ, इसको यहीं रहने दूँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, n-3 सिग्मा हैट स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। सिग्मा ये समेशन यू आई हैट स्क्वायर की जगह अब मैं यही वैल्यू लिखने वाली हूँ यहाँ पे, 1 माइनस इसकी जगह पे क्या लिखूँगी, n-3
सिग्मा हैट स्क्वायर। उसी तरीके से ना स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई, यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई, इसका फॉर्मूला होता है आपका समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। तो यहाँ पे इसकी जगह पे, दिस वाई आई की जगह पे मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी अपॉन में एन माइनस वन एस स्क्वायर वाई। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर इन केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगला अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। इतना ही है आपका समझाने के लिए, तो जो आपका मॉडल है मल्टीपल रिग्रेशन, इट इज़ ओनली दिस मच। अब आपका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वही चाइल्ड मॉर्टेलिटी का एग्जाम्पल मैंने रेसिप्रोकल मॉडल में समझाया था। चाइल्ड मॉर्टेलिटी बेसिकली क्या है? मॉर्टेलिटी बेसिकली आपके जो अंडर 5 एज के बच्चे हैं उनकी डेथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो जो आपकी चाइल्ड मॉर्टेलिटी, हमें पता है इट इज़ अ प्रॉब्लम, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी का रिलेशन हम निकाल रहे हैं पर कैपिटा जीएनपी के साथ। इसका मतलब है अगर आपकी जीएनपी बढ़ेगी या बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम होगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम को हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव बेसिकली रेसिप्रोकल मॉडल है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये हो गया आपका 2 वेरिएबल रिग्रेशन। अगर आपको 3 वेरिएबल लेना तो आप एक और वेरिएबल ऐड कर लोगे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक इक्वेशन लिखी, CMI इज इक्वल टू β1 प्लस β2 पर कैपिटा GNPI प्लस β3 FLR फीमेल लिटरेसी रेट प्लस UI। अब ये जो मेरा मॉडल है ये मल्टीपल रिग्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं। ये जो CMI है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है? चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। PGNP क्या है? पर कैपिटा GNP, पर कैपिटा GNP। और FLR इज फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट पे भी बहुत डिपेंड करता है आपकी चाइल्ड मॉर्टेलिटी। अगर आपकी फीमेल पढ़ी लिखी होगी, लिटरेट होगी, तो वो अपने बच्चे को क्या देगी? एक प्रॉपर हेल्थ केयर देगी, राइट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, घर पे भी या फिर बाहर जाके भी वो सर्विसेज को क्या कर सकती है? यूज़ कर सकती है। तो इसका भी क्या है, आपको दिखेगा कि दिस इज FLR का भी आपका इम्पैक्ट आता है किसके ऊपर? CM के ऊपर, दैट इज़ चाइल्ड मॉर्टेलिटी के ऊपर। अब हमें क्या करना है, एक तो याद रखना ये जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है वो आपको दी हुई है नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 पर 1000 लाइव बर्थ। ये आपको 1980 का दिया हुआ है GNP, और आपको ये जो FLR है ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये याद रखना। अब आ जाते हैं कि जब मैंने ये मॉडलिंग किया, मतलब मैंने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी β1 β2 β3 की, जो कि आपको OLS मेथड के थ्रू कैलकुलेट करें, या फिर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी बहुत ईजिली वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरी जो वैल्यूज़ आई वो कुछ इस तरीके से आई, 263.6416, ये आपका β1 आ गया। ठीक है, वी हैव माइनस हियर, माइनस 0.0056 PGNPI, ठीक है, माइनस 2.2316 FLR, ठीक है। एंड दिस हियर इट इज स्टैंडर्ड एरर आपका आ गया है 11.5932, 0.0019 एंड इसका है 0.2099। आपका R स्क्वायर दिया हुआ है 0.7077। ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ β1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ β2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ β3, और साइन देखो नेगेटिव आ रहा है। β2 का साइन नेगेटिव है, β3 का भी साइन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे GNP बढ़ेगी इसमें चेंज क्या है, ये कम होगा। वैसे ही जैसे FLR बढ़ेगा
CM में चेंज कम होगा, इसलिए साइन नेगेटिव का है। तो हमने सबसे पहले तो साइन चेक कर लिया, साइन हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, मॉडल सही आ रहा है, वैल्यूज सही आ रही हैं। अब हमारा मेन टास्क क्या है कि हम इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन में जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इंटरप्रिटेशन का ही, कि आप एक एक वैल्यूज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं β2 की वैल्यू को इंटरप्रेट। β2 की वैल्यू क्या दी हुई है, -0.0056, ये β2 की वैल्यू दी हुई है आपकी। पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये हमें क्या बता रहा है, बेसिकली इट इज़ टेलिंग अस विद द इन्फ्लुएंस। अब देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मल्टीपल रिग्रेशन में, जब हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम इसको कांस्टेंट मानेंगे ना FLR को। तो सबसे पहले लाइन यही यूज़ करेंगे, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ FLR held constant, ये मान लिया गिवन FLR कांस्टेंट एज PGNP, आपकी पर कैपिटा GNP इंक्रीजेस बाय $1। सपोज करो आपकी पर कैपिटा GNP $1 से इंक्रीज कर रही है, तो ऑन एवरेज, अगेन ऑन एवरेज का साथ नहीं छोड़ना है आपको, ऑन एवरेज आपकी चाइल्ड मॉर्टेलिटी कितने से कम होगी, ऑन एवरेज चाइल्ड मॉर्टेलिटी goes down by 0.0056 यूनिट्स, ये इतनी यूनिट से कम हो जाएगी। एक तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपने यूनिट्स का यूज़ किया, पहली चीज़ ये याद रखना, क्लियर है। अब क्या करना है, इसकी एक और तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकती है जब आप इसको इसी के बेसिस पे करोगे। देखो सेकंड इंटरप्रिटेशन भी इसको लिख सकते हैं हम, जैसे कि नाउ इफ़ द पर कैपिटा GNP गोज़ अप बाय $1000, गोज़ अप बाय, क्या बोला है, बाय $1000। यहाँ पे मैंने ना चेंज कर दिया, या तो आपकी जो भी यूनिट दी हुई है आप उसको बाय $1 ही लिखो तो ठीक है, $1000 से मैंने चेंज कर दिया। $1000 से अगर मेरी बढ़ रही है क्या GNP, तो ऑन एवरेज नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन या फिर आपका चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो है goes down by about 5.6। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5.6 पर 1000 लाइव बर्थ। फाइव 5.6 आ गया, बेसिकली क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तब 5.6 आया है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे पर 1000 लिया और आपने इसको क्या किया, देखो 1000 से डिवाइड क्यों किया। अगर आपको यूनिट्स पता हैं तो वेल एंड गुड, आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, पर 1000 लाइव बर्थ के बेसिस पे, और GDP को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, डॉलर के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे यूनिट का चेंज आ रहा है ना, मेजरमेंट का, और यहाँ यूनिट का चेंज आ रहा है, तो आपको वेट्स देखने पड़ेंगे। अगर आप उनके एग्जैक्ट यूनिट में लेना चाह रहे हो तो आप 1000 लाइव बर्थ है ना, इसीलिए आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आपको ये वाले कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है तो आप सिंपल लिखो कि भाई $1 से मेरी, या 1 यूनिट से, डॉलर भी नहीं लिखना है तो आप और सिंपल बना सकते हो, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ FLR हेल्ड कांस्टेंट एज PGNP इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ऑन एवरेज चाइल्ड मॉर्टेलिटी गोज डाउन बाय एग्जैक्टली दिस यूनिट। काम खत्म, यूनिट्स लिखो, काम खत्म। लेकिन अगर आप उनके प्रॉपर वो यूज़ करोगे मेजरमेंट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से मेजर हो रहा है। ये हर एग्जाम्पल में नहीं होगा, वैसे ये स्पेसिफिक इसी एग्जाम्पल में है, इसीलिए ही मैंने ये एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट आपकी इंटरप्रिटेशन हम लेते हैं β3 की। β3 की वैल्यू देखते हैं क्या है β3 की वैल्यू, ये है β3 की वैल्यू 2.236, इसको लिख लेते हैं। β3 की आपकी वैल्यू कितनी है, 2.2316। इसका इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन हम लिखेंगे by keeping
by keeping the influence of किसका influence constant रखना है अब यहाँ पे PGNP, by keeping the influence of PNGP constant on average the number of death of children goes down by, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम by बेसिकली हम लिखेंगे यहाँ पे goes down by 2.23 per 1000 लाइव बर्थ। अब यहाँ पे ना दोनों सेम है, चाइल्ड मोर्टेलिटी और आपका FLR परसेंटेज में हो रहा है, इसलिए हमने इसको सेम लिख दिया। पर 1000 लाइव बर्थ एज फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीजेस बाय 1 percentage point। अगेन अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है तो सिंपल क्या लिखना है, बाय कीपिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ PGNP कांस्टेंट ऑन एवरेज चाइल्ड मोर्टेलिटी गोज डाउन बाय 2.23 यूनिट्स एज फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। दैट्स इट। यूनिट लिख दोगे तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। अगली जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो है बीटा 1 की, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बीटा 1 की वैल्यू क्या है मॉडल में 263.641 लिख लेते हैं। What is the value of beta 1? It is 263, right? 263 ऑलमोस्ट इतनी है। अब देखते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। इसकी इंटरप्रिटेशन है if the values of PGNP and FLR rate were fixed at zero, the mean child mortality, अगर ये दोनों आपके जो चीज़ें हैं ना, दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है आपकी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वुड बी अबाउट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना हो जाएगा, वुड बी अबाउट 263। क्लियर है। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, बीटा 1 क्या है, व्हाट इज बीटा 1? अगर आपका ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना होगा, ऑलमोस्ट 263। दैट्स इट। अगली इंटरप्रिटेशन है आर स्क्वायर की, इंटरप्रिटेशन। आर की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर स्क्वायर की पहले वैल्यू देखते हैं क्या है। आर स्क्वायर की वैल्यू मॉडल में कितनी ली है, आर स्क्वायर ये देखो 0.7077 ये वैल्यू है। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.70711, राइट, यही। सो आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लिखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बता रही है, दैट अबाउट 71% ऑफ वेरिएशन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी is explained by PGNP and FLR। बेसिकली दोनों मिलके
चाइल्ड मॉर्टिलिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, 71% डाल रहे हैं, बाकी बचा हुआ हो सकता है और बाकी चीज़ें डाल रहे हो, बट 71% जो है, जो भी चाइल्ड मॉर्टिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, वो पर कैपिटा जीएनपी की वजह से और फीमेल लिटरेसी रेट की वजह से डिक्लाइन कर रही है। सो आई होप सबको ये जो भी आपकी इंटरप्रिटेशंस हैं वो क्लियर होंगी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन लिखने के लिए आती हैं, इसीलिए इतना डिटेल में एक एक इंटरप्रिटेशन लिखवाई गई है। उसको आप क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। एक और टॉपिक बचा हो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, देन दिस चैप्टर नंबर 6 विल बी ओवर।